हेलो स्टूडेंट्स, आज कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम जो पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। और उससे भी अगर मैं पहले बात करूं तो हमने ये पढ़ा था कि किसी एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना। ठीक है, अब एक पॉइंट पे तो हम चेक कर चुके कि ग्राफ को देखा, अगर ग्राफ उस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है तो हमने कह दिया कि फंक्शन क्या है वहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस। और अगर मैथमेटिकल वे से निकालना है तो उसकी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, इन तीनों चीज़ों को निकाल के देखा, अगर तीनों इक्वल है तो वो कॉन्टिन्यूस है। तो अब हम उससे नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि एक कोई इंटरवल है, उस इंटरवल के अंदर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूस है। अब इंटरवल भी दो तरह के होते हैं कि दोनों साइडों से ओपन इंटरवल हो, ठीक है, या फिर क्लोज इंटरवल हो, दोनों में। बाकी दो इनके कॉम्बिनेशन भी बनते हैं। तो पहले हम पढ़ रहे हैं कि अगर ओपन इंटरवल में है तो उसमें किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी इन A2, ये एक ओपन इंटरवल है बोथ साइड में, ए से बी में। तो इसमें ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज continuous at x equal to at या continuous in a to b if it is continuous at each point in a2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए से बी के अंदर जो इंटरवल है हमारा, ए से बी के अंदर, उसके अंदर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उन सभी पॉइंटों पे फंक्शन क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अब कोई कहे कि ए से बी में कितने पॉइंट, वो तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। अब जैसे आपको ये कहा कि 2 से 3, तो 2 से 3 के बीच में तो कितने आते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट आते हैं, है ना। तो जितने भी पॉइंट्स हैं और सभी रियल नंबर्स इसके बीच में जितने भी आए, ए बी, ऐसा भी नहीं कि इंटीजर, जब ये तो क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन होगा कि इंटीजर की अगर बात हो रही है। अगर कुछ नहीं मेंशन है तो ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स पर फंक्शन क्या हो? कॉन्टिन्यूस हो। अगर ऐसा है तब हम क्या कहेंगे कि पूरे इंटरवल ए से बी में, ओपन इंटरवल में फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ओपन इंटरवल दे दिया तो ऐसे इसके बीच तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि भाई हर पॉइंट पे चेक करें, हर पॉइंट पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो फिर ऐसा तो पॉसिबल नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंटों के अंदर, इस इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, हम वो पॉइंट्स देखेंगे जहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी कि जहाँ फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है। ठीक है, अभी तो हमें केवल इतना पता होना चाहिए कि ए से बी का इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होने का मीनिंग है कि इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सभी पर क्या हो? फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, सभी पॉइंटों पर। अब बात करते हैं कि अगर क्लोज इंटरवल आता है तो उसमें क्या मिलेंगे। इसमें तो ए और बी इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट है कि कॉन्टिन्यूटी इन ओपन इंटरवल ए से बी। ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन ए से बी इफ, अब इसमें देखो 3 पॉइंट है कि इफ इट इज कॉन्टिन्यूस इन, इफ इट इज कॉन्टिन्यूस इन ओपन इंटरवल ए से बी, यानी क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होने के लिए पहले उसको क्या होना पड़ेगा? ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा। ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होने का मतलब जो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ए से बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स आते हैं उन सभी पॉइंट्स पे फंक्शन क्या हो? कॉन्टिन्यूस हो। फिर सेकंड, इसी में सेकंड, क्योंकि इसमें देखो पिछले पार्ट में ए और बी तो इंक्लूड नहीं थे, अब लेकिन इसमें ए और बी इंक्लूड है। तो ए पर कि एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन इज
continuous from right side। x इक्वल टू ए पे फंक्शन राइट साइड से कंटिन्यूस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि एफ ए इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ए। ये एट का साइन है, एट x इक्वल टू, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट कि एट x इक्वल टू ए फंक्शन इज continuous from लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस होना चाहिए। इसका मतलब एफ बी, बी पे, ए पे नहीं, सॉरी यहाँ बी है ना, तो एक्स इक्वल टू बी पे, कि एफ बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू बी। अगर ये 3 पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, अगर ये 3 पॉइंट सेटिस्फाई हैं, तब हम क्या बोलते हैं कि पूरा का पूरा फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में क्या है, कॉन्टिन्यूस। और अगर ये इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट सेटिस्फाई नहीं, तो हम कहेंगे कि वो उसमें कॉन्टिन्यूस नहीं। ठीक है। डिफरेंस कहाँ आया? केवल 2 पॉइंट्स पे डिफरेंस है। उसमें ए और बी, प्रीवियस में ए और बी इंक्लूड नहीं थे, तो उन पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें ए और बी दोनों पॉइंट्स इंक्लूड हैं, तो इसका मतलब ए पे तो राइट साइड से। देखो अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, देखो ये एक रैंडम मैंने कर लिया, दैट इज एक्स इक्वल टू ए, दैट इज एक्स इक्वल टू बी। तो ए पे ये वैल्यू, बी पे ये वैल्यू। तो अगर ए को इंक्लूड करते हैं तो एफ ए, और एफ बी, बी को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो दोनों पे वैल्यू होगी कुछ ना कुछ। तो तब ए से पहले तो कोई है ही नहीं, डोमेन ही नहीं अलाउ करेगा, यानी लेफ्ट लिमिट तो होगी नहीं वहाँ पे क्या होगी? ओनली राइट लिमिट एग्जिस्ट करेगी। मतलब एग्जिस्ट करे ना करे वो बात की बात है, राइट लिमिट ही हम काउंट कर सकते हैं, मतलब फाइंड कर सकते हैं। सेम बी पे, बी से आगे कोई पॉइंट नहीं होगा डोमेन में, तो बी पे राइट लिमिट फाइंड नहीं की जा सकती, क्योंकि कुछ है ही नहीं हमारे पास फंक्शन डोमेन में, उसमें पॉइंट ही नहीं। तो बी से थोड़ा सा पहले, यानी कौन सी लिमिट? लेफ्ट लिमिट फाइंड की जा सकती है। यानी बी पे क्या होगा? एफ बी किसके इक्वल? उसकी लेफ्ट लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, और ए पे एफ ए किसके इक्वल? उसकी राइट लिमिट के इक्वल होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, पूरे क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। अब इसके बाद देखो, हम अगर ये कहें कि कोई ग्राफ या कोई फंक्शन की बात करते हैं, जब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने का मीनिंग क्या है? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने का मीनिंग है कि उस फंक्शन का ग्राफ जहाँ जहाँ बन रहा है, ठीक है, जितना भी ग्राफ बन रहा है, उस ग्राफ में कहीं पर भी कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है। ये मीनिंग है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। और जब हम ये बोलते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, हमने उसके बाद कुछ नहीं कहा, केवल एक इतना स्टेटमेंट कहा कि ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ये, ठीक है, क्या है? कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब वो क्या है? सभी के लिए कॉन्टिन्यूअस है। सभी के लिए मतलब जो भी उसका डोमेन है, उस पूरे के पूरे डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है। अगर उसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स है तो वो ऑल रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूअस है। अगर उसका डोमेन एक्स ग्रेटर देन 0 है तो वो फिर एक्स ग्रेटर देन 0 में क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तो अब इसके बाद देखिए, हम कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हम इसमें क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूटी में आगे यूज करेंगे। तो नेक्स्ट मैं आपको लिखा रहा हूँ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, देखो आपने पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन एक्स एंड साइन एक्स, कोस एक्स, इनका ग्राफ तो आप जानते हो, साइन का रहे चलेगा, माइनस इन्फिनिटी में और प्लस इन्फिनिटी दोनों साइडों में होता है। सेम कोस का भी चलता है। तो अगर इसका मतलब साइन क्या है? साइन एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। और जब मैंने इतना कहा कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स होते हैं, तो इसका मतलब साइन एक्स ऑल रियल नंबर्स के लिए क्या है? कॉन्टिन्यूस है। तो मैं ऐसे ही कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, देखो
कि फर्स्ट पॉइंट साइन एक्स कॉमा कोस एक्स कॉमा ई की पावर एक्स कॉमा ए की पावर एक्स कॉमा मोड ऑफ एक्स एंड और कौन कौन से हो सकते हैं एंड tan इनवर्स एक्स कॉमा कोट इनवर्स एक्स आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये ऐसे फंक्शन है जो हमेशा x बिलोंग्स टू r के लिए कॉन्टिन्यूअस। पता कैसे लगा ऐसा है, ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। सबके ग्राफ जानते हैं, साइन का, कोस का, ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स का, मोड ऑफ एक्स का, tan इनवर्स, कोट इनवर्स। इसके ग्राफ आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़ोगे उसमें आएंगे। तो ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, फिर सेकंड लिखता हूँ मैं। सेकंड log x टू द बेस ए। अब यहाँ पर जब मैंने बेस ए लिख दिया, इसका मतलब बेस कुछ भी हो सकता है, जो भी है। ठीक है, log x ln x साइन इनवर्स x कोमा कोस इनवर्स x हैव कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। इनका ग्राफ जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। मैंने ये नहीं कहा देखो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मैंने ये कहा कि ये इनका ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है। और अगर मैं ये कहूँ कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो मेरे को ये लिखना पड़ेगा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बट इन देयर डोमेन, अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है। अगर मैं ये ना लिखूँ हैव कॉन्टिन्यूअस, इसके बाद इसकी जगह अगर लिखना चाहूँ कि log x ln x sin इनवर्स x cos इनवर्स x आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन देयर डोमेन, तब मेरे को ये बात लिखनी पड़ेगी। वहाँ मैंने लिख दिया कि वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है हमेशा के लिए, लेकिन यहाँ पर ये सब अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है। कैसे, log का ग्राफ जानते हो आप, अगर बेस दो तरह के ग्राफ बनेंगे, एक तो ये, ठीक है, ये कब, जब बेस 1 से ग्रेटर हो, फिर ये जब बेस 1 से लेस एंड ग्रेटर देन 0। ln x किस में आ गया, इसी में आ गया ln x, साइन इनवर्स x का ग्राफ। हालांकि अभी आपने हो सकता नहीं पढ़ा, तो इस टाइप से कोस इनवर्स x का ग्राफ भी कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, इस टाइप से। तो ये ग्राफ जितना इनका डोमेन है उतने उतने में ये भी सभी ग्राफ, ये -1 यहाँ +1 क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। देखो ये ग्राफ कभी टूटेगा नहीं, ये ग्राफ भी कभी नहीं टूटेगा, ये चलता रहेगा। ये ग्राफ भी देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक ही है, लेकिन कभी ब्रेक नहीं हुआ। ये ग्राफ भी यहाँ से स्टार्ट हो गया, कहाँ गया, ऐसे यहाँ तक, लेकिन कभी ब्रेक नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये सभी फंक्शन क्या है, अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है, यहाँ मैं अब लिख रहा हूँ फंक्शन, यहाँ पे लिखा पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस। तो फंक्शन पहला मैंने लिखा, देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट है tan x एंड sec x। ये x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2 एंड n बिलोंग्स टू z। इन सभी पॉइंटों पे ये क्या होते हैं, दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होते हैं। सब में के दोनों में इस पॉइंट पे क्या बनती है, वर्टिकल एसिम्पटोट्स बनती है। π/2 पे tan x का ग्राफ ब्रेक होता है, आप जानते हो। sec x का भी π/2 पे 3π/2 पे 5π/2 पे, सब पे इन दोनों का ग्राफ क्या होता है, ब्रेक होता है। क्या आती है, वर्टिकल एसिम्पटोट्स आती है, यानी क्या है, इन पॉइंटों पे ये डिसकंटिन्यूअस। फिर कोट एक्स एंड कोसेक एक्स, ये आप जानते हो, ये x इक्वल टू किस पे, n पाई, n बिलोंग्स टू z। इन सभी पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है।
कोट एक्स क्या होगा, कोस बाय साइन। जब जब साइन जीरो होगा तब तब क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। उस केस में इसमें भी क्या होगा, इन पॉइंटों पे हर बार वर्टिकल एसिम्पटोट्स बनेगी, और उसका मतलब उन पॉइंटों पे फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल ऑफ एक्स, कॉमा लगाया, यानी ये दोनों फंक्शन कि x इक्वल टू आई, ईच इंटीजर पे, हर इंटीजर पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ अगर मैं लिखूँ सिग्नम एक्स, ये कहाँ पर, ओनली x इक्वल टू जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है। तो ये पॉइंट्स थे हमारे सारे के सारे, सिग्नम एक्स और साथ में एक 1/x भी, 1/x की पावर n बिलोंग्स टू z, 1/x स्क्वायर, 1/x क्यूब, 1/x की पावर 4, सभी क्या होंगे जीरो पे, x इक्वल टू जीरो पे वर्टिकल एसिम्पटोट्स बनेगी, यानी क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस होंगे। तो कुछ ये पॉइंट्स हमें मेमोराइज रखने, ताकि हम इस टाइप का अगर कुछ भी यूज होता है तो इनका हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। डायरेक्ट यूज़ कैसे, अब जैसे सपोज इसके अंदर ऐसा हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है, सिग्नम x+1 का ये बताइए ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो सिग्नम कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है, जब सिग्नम का जो ये इनपुट है, आर्गुमेंट है, ये क्या हो, x जीरो बने। तो अब ये कब जीरो बनेगा, ये बनेगा x इक्वल टू -1 पे जीरो बनेगा, यानी ये वाला सिग्नम x+1 कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा, x इक्वल टू -1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। सेम ये दे दिया हमें कि x इसी की जगह x+1, ये वाला, तो ये कहाँ कि ये बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+1 कि ये कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। तो हम क्या करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कब डिसकंटिन्यूअस होता है, देखो ईच इंटीजर पे जब जब ग्रेटेस्ट के अंदर इंटीजर बनेगा तब तब वो क्या होगा, हमेशा ही डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यानी x+1 इक्वल टू आई, तो x इक्वल टू i-1 भी क्या होता है, आई होता है, यानी अब भी क्या है, ये ईच इंटीजर पे ही डिसकंटिन्यूअस। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी याद रखनी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इस टॉपिक के में हमें डिस्कस क्या क्या करना है। अब देखो आगे जब हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आएगी तो उसमें हमें करना क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि कोई एक फंक्शन दिया हमने, उसको कहा कि एक इंटरवल दे दिया, इस इंटरवल में चेक करो, तो हम क्या करें कि ये चेक करें कि हर पॉइंट पे या उसके अंदर जो जो ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं कि जो सस्पिशियस पॉइंट है, यानी जहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है उन सही। अब ऐसे पॉइंट भी चलो, सस्पिशियस पॉइंट भी अगर बहुत ज़्यादा हुए तो भी उनको, सपोज 10 पॉइंट्स हुए सस्पिशियस, तो क्या 10 पॉइंट्स पे चेक करना होगा, नहीं, ऐसा नहीं। उसके लिए उस प्रोसेस को थोड़ा सा इजी करने के लिए हम ये चीज़ पढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसमें होगा क्या, हमें ये देखना है कि हम कोई दो फंक्शन 2 एंड मोर देन 2, हम बात कर रहे हैं पहले 2 के लिए। अगर दो फंक्शन है मेरे पास, एक एफ एक्स और एक जी एक्स, अब पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है कि या तो एफ और जी दोनों ही कॉन्टिन्यूअस होंगे, या फिर एफ कॉन्टिन्यूअस जी डिसकंटिन्यूअस, या फिर एफ डिसकंटिन्यूअस जी कॉन्टिन्यूअस, या फिर दोनों ही क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस होंगे। ठीक है, दोनों ही डिसकंटिन्यूअस भी हो सकते हैं। तो अब 4 पॉसिबिलिटी तो मैंने बताई। अब एफ और जी को हम क्या करते हैं, मैंने उन दोनों का एक बार तो सब्ट्रैक्शन किया, एक बार एडिशन किया, एक बार उनका डिवाइड किया, एक बार उनको मल्टीप्लाई किया, एक बार उनका कंपोजिशन किया, एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स,
जी ऑफ जी एक्स, तो ये, तो उससे कुछ पॉइंट्स ऐसे बनेंगे उसमें जहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर बता सकेंगे कि ना हमें कोई नो नीड कि फंक्शन की ये चेक करें वहाँ चेक करें यहाँ, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे कि हम उसमें विदाउट एनी कैलकुलेशन हम ये बता पाएंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूस आएगा, अगर कॉन्टिन्यूस है इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ऑलवेज ये आएगा। देख, ठीक है, इस टाइप की कैलकुलेशन। तो हम अब ये पढ़ रहे हैं कि अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो उसके लिए देखिए कि लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शन such that at x इक्वल टू, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिया मैंने एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। मैंने कहा कि दोनों ही कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो अब इस जब दोनों कॉन्टिन्यूस है तब मैं उनके क्या बनाऊंगा, वही चार चीज़ें बनाऊंगा कि मैंने पहले उनको ऐड किया, उनको सब्ट्रैक्ट किया, या फिर उन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, या फिर उनको डिवाइड किया। और डिवाइड जब करेंगे तब ये ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जी एक्स उस वक्त जीरो नहीं है, ठीक है। और एक कॉम्पोजिशन भी लिख देते हैं साथ में यहाँ पर, चलो बाद कॉम्पोजिशन वाला एक साथ पढ़ लेंगे लास्ट में, कि पहले मैंने देखो दोनों को ऐड किया, दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू ए पे। एफ कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब एफ की तीन चीज़ें तीनों आपस में इक्वल है। मैंने एज्यूम कर लिया वो एल आती है, एल 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 या अल्फा बीटा बोल देते हैं, चलो अल्फा अल्फा एल। जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब क्या होगा, ये भी तीनों इक्वल होगी, मैंने इनको एज्यूम कर लिया बीटा बीटा बीटा, ठीक है। अब आप देखो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा एफ और जी को, तो ये लिमिट सारी ऐड होगी, लेफ्ट लिमिट लेफ्ट में, फंक्शन पे जो वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यू में, राइट लिमिट राइट लिमिट। जब मैं ऐड करूंगा एफ प्लस जी तो लेफ्ट लिमिट क्या बनी, अल्फा प्लस बीटा। फंक्शन की एक्स इक्वल टू ए पे यानी एफ ए प्लस जी ए कितना बनेगा, वो भी अल्फा प्लस बीटा। देखो जैसे ही मैंने ये किया एफ एक्स प्लस जी एक्स एक फंक्शन बनाया, तो इसकी लेफ्ट लिमिट अल्फा प्लस बीटा, फंक्शन की वैल्यू ये भी अल्फा प्लस बीटा, ये भी राइट लिमिट भी अल्फा प्लस बीटा, तीनों चीज़ें इक्वल आएगी, है ना। इसका मतलब फंक्शन क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस। और अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो फिर अल्फा माइनस बीटा, यानी तब भी क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो भी क्या आएगी, तीनों चीज़ें इक्वल आएगी। और डिवाइड करता हूँ एफ को न्यूमरेटर में, जी को डिनोमिनेटर में, अगर जब डिवाइड करेंगे तब बीटा नॉन जीरो होना चाहिए उस केस में। अगर मैं एफ बाई जी कर रहा हूँ तो उस केस में फिर ये हम ये कहते हैं कि बीटा नॉट इक्वल टू जीरो, तब फिर आंसर तीनों चीज़ें अल्फा बाय बीटा, ठीक है। तो यानी दो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसी पॉइंट पे तो उनको ऐड करें, उनको सब्ट्रैक्ट करें, उनको मल्टीप्लाई करें, उनको डिवाइड करें, तो वो क्या आएगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस ही आएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए देखो, ये तो मैंने आपको प्रूफ बता दिया। पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, देन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स कॉमा एफ एक्स इंटू जी एक्स
कॉमा एफ एक्स अपॉन जी एक्स वेयर जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। क्लियर। अब इसका यूज कैसे करना है, देखिए इस पे बात करें। मैंने एक एग्जांपल लिखा, आपके पास किसी ने एक क्वेश्चन दिया कि इसके बारे में बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो हमने ये देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर हमेशा क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, हम इसका ग्राफ जानते हैं, पैराबोला है। साइन एक्स, इसके बारे में भी हम जानते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ ऐसे रहता है हमेशा, कभी ब्रेक नहीं होता। इसका मतलब ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन। दो कॉन्टिन्यूस फंक्शनों को ऐड करें, ये अभी अभी पढ़ा हमने, ये दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, चारों चीज़ें क्या आएगी, कॉन्टिन्यूस आएगी। बट डिवाइड में एक कंडीशन एक्स्ट्रा है कि जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो क्या हो, नॉन जीरो हो। तो एक्स ये कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस, तो यानी कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, यानी पूरा का पूरा फंक्शन भी क्या है, कॉन्टिन्यूस। और अगर ऐसे देते हैं आपको कि एक ऐसे का ये फ्रैक्शनल ऑफ एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, इसके बारे में का, और इस क्वेश्चन में ये लगा दिया कि x नॉट बिलोंग्स टू i, x इंटीजर नहीं है बस। तो जब इंटीजर नहीं है, देखो अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाए थे ना, उसमें क्या बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर इंटीजर पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ही है, केवल इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है, इंटीजर के अलावा ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है। तो x नॉट बिलोंग्स टू i, यानी इंटीजर है नहीं। जब इंटीजर नहीं है तो ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ये तो ऑलवेज ही कॉन्टिन्यूअस है, चाहे इंटीजर हो चाहे ना हो। तो कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस। क्लियर। तो इस टाइप से हम विदाउट, देखो इस थ्योरम का एक यूज करके, इस अलजेब्रा का यूज करके हमने ये बता दिया कि ये विदाउट इसकी लिमिट कोई फाइंड किए हुए ना, इसको किसी पॉइंट पे चेक किया हमने कि ये कॉन्टिन्यूस आ रहा है नहीं आ रहा, हमने केवल इस अलजेब्रा का यूज करके ये बताया कि ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, अब आते हैं, ये तो फर्स्ट बताया मैंने, ऐसे सेकंड पॉइंट्स पे। सेकंड पॉइंट है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड जी एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस। एफ तो कॉन्टिन्यूस है, जी डिसकॉन्टिन्यूस है, तो इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो वैसे ही चेक करते हैं, मैंने लिखा एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, यानी तीनों चीजें इक्वल हैं, अल्फा अल्फा अल्फा। जी एक्स डिसकॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब कोई दो आपस में इक्वल नहीं। अब कोई दो, देखो कोई भी हो सकती है, मैं तो बस एक जस्ट आपको एक प्रूफ बताने के लिए कि ऐसा होगा। ठीक, मैंने इसको कह दिया बीटा, इसको बीटा वन, इसको बीटा टू, या चलो बीटा, हाँ बीटा वन, तीनों को मैंने अलग अलग मान लिया। हो सकता है कि ये इक्वल आते हैं, और डिसकॉन्टिन्यूस है तो ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों में से एटलीस्ट एक लिमिट क्या हो, नॉट डिफाइन। एटलीस्ट कहा मैंने, दैट मीन्स हो सकता है ये इनफाइनाइट नॉट डिफाइन, या फिर ये भी हो सकता है कि ये दोनों ही नॉट डिफाइन, ऐसा भी हो सकता है। डिसकॉन्टिन्यूस तो उस केस में भी होगा। तो अब जब मैं इनको ऐड करूंगा, देखो पहले एडिशन की बात करता हूँ। मैंने यहाँ लिखा, इनसे मैंने इन दोनों फंक्शनों को ऐड किया, एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक, तो देखो आप, लेफ्ट लिमिट क्या बनी, अल्फा प्लस बीटा। फंक्शन की x इक्वल टू ए पे वैल्यू वो क्या बनेगी, अल्फा प्लस बीटा वन। और जी राइट लिमिट क्या बनेगी, अल्फा प्लस बीटा। अब ये तीनों इक्वल नहीं होंगे। अब आप कहोगे सर ऐसा हो तो सकता है कि इक्वल हो जाए, ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है जब ये बीटा, बीटा वन, बीटा टू आपस में इक्वल हो, तभी ये तीनों चीज़ें इक्वल आ सकती, वरना नहीं आ सकती।
और जब ऐसा होगा कि बीटा बीटा वन बीटा टू इक्वल हो तो फिर ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। फिर ये हमारा इससे पहले जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था उसमें कंसिडर होगा, इसमें कंसिडर नहीं होगा। सेम माइनस करूं, अगर मैं दोनों का डिफरेंस करूं तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, देखिए तब भी इक्वल नहीं होंगे, यानी तब भी क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस। तो ये तो हुआ इसके बारे में, एफ और प्लस माइनस। मल्टीप्लाई को भी चेक कर लेते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। देखिए मल्टीप्लाई किया एफ इंटू जी, तो यहाँ बना देखो अल्फा बीटा, फिर अल्फा इंटू बीटा वन, फिर अल्फा इंटू बीटा टू। अब इसमें ये तीनों भी इक्वल नहीं होंगे, केवल एक केस को छोड़िए। एक केस कौन सा, कि अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो। अगर अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, और अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो, और फिर बीटा बीटा वन बीटा और बीटा टू, देखो ये बीटा था ये बीटा टू, बीटा और बीटा टू भी क्या होने चाहिए, फाइनाइट। तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, फाइनाइट। देखो केवल ऐसा नहीं, अब आप कहोगे सर अल्फा जीरो हो जाए तो ये तीनों इक्वल हो जाएगी, तब भी नहीं होगी तीनों इक्वल। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जीरो हो गया लेकिन ये नॉट डिफाइन हुआ, तो ये नॉट डिफाइन है, तो तब तुम क्या कहोगे कि ये जीरो आता है, नहीं, लिमिट पढ़ चुके हो आप, कॉन्सेप्ट याद हो। सेम ये तो जीरो है लेकिन ये नॉट डिफाइन है, तो तब भी तो इक्वल नहीं होगा। तो केवल अल्फा जब जीरो ना हो, यानी अब हम ये कह रहे हैं ये तीनों इक्वल नहीं होंगे, बस अल्फा अगर जीरो ना हो तो। इसका एक पॉइंट और बनाएंगे कि अभी तो हम यही कहेंगे कि एफ इंटू जी क्या होगा, इक्वल नहीं आ रहे हैं, यानी डिसकॉन्टिन्यूस ही होगा, ठीक है। दूसरी बात, एफ इंटू जी डिसकॉन्टिन्यूस होगा। देखो जब अल्फा जीरो हो जाए और ये तीनों क्या हो जाए, फाइनाइट, तब तो क्या होगी, ये तीनों इक्वल होगी। लेकिन जब अल्फा जीरो नहीं है तब ये तीनों क्या है, अलग अलग, यानी ये अलग है ये अलग है ये अलग है। तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है ना। तो हम ये कहेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूस भी। इसके बारे में यानी जनरली कुछ नहीं कहा जा सकता, ये किस पे डिपेंड करेगा, दोनों फंक्शन पे डिपेंड करेगा। सेम एफ बाई जी, यहाँ पे भी वही बात आएगी, ठीक है। ये जीरो हो गया अल्फा अल्फा, बस ये नीचे वाली दो तीनों क्वांटिटी नॉन जीरो है, तो आंसर जीरो यानी कॉन्टिन्यूस। लेकिन अल्फा जीरो नहीं है, बाकी सब भी क्या है, अलग अलग है, तो तब क्या है, तब डिसकॉन्टिन्यूस। यानी इन दो के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एफ प्लस माइनस जी क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो यहां मैं लिखता हूं कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज discontinuous but fx into gx and fx upon में gx, fx अपॉन gx, और यहाँ लिख दिया gx नॉट इक्वल टू जीरो, नथिंग बट फॉर fx into gx and f by gx not equal to 0, nothing can be said जनरली, यानी इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, ये हो सकता है होगा, हो सकता है नहीं होगा। अब लेकिन इसमें इस पॉइंट में देखो, नोट डाल के एक लिखे हम कि व्हेन f इज कॉन्टिन्यूअस एंड एफ ए इक्वल टू जीरो। देखो एफ ए जीरो, इसका मतलब लिमिट भी अब जीरो ही, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस एंड एफ ए इक्वल टू जीरो, कोमा जी एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस विद जी ए एंड लिमिट
एट x इक्वल टू a इज फाइनाइट, then fx into gx इज कॉन्टिन्यूस, तब कॉन्टिन्यूस होगा। इसमें मैंने क्या लिखा देखो कि f तो कॉन्टिन्यूस है और fa की वैल्यू 0 है और gx क्या है डिसकॉन्टिन्यूस, लेकिन ga की वैल्यू और दोनों लिमिट क्या है फाइनाइट, तब f इंटू जी क्या होगा कॉन्टिन्यूस। कैसे देखो एग्जांपल बताता हूँ इसके। एग्जांपल पहले, इससे पहले मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर मैंने लिखा एक फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस में x और का ऐड का इसके बारे में बताओ कि ये डिसकंटिन्यूअस है या नहीं। तो देखो ये अब इस क्वेश्चन को मैंने दो पार्टों में ब्रेक किया, इसकी दो डेफिनेशन बनाई कि जब x इंटीजर और जब x इंटीजर नहीं। तो जब x इंटीजर है तब ये तो क्या होगा डिसकंटिन्यूअस, तो ये देखो ये डिसकंटिन्यूअस और ये तो हमेशा ही क्या होता है कॉन्टिन्यूअस, और जब x इंटीजर नहीं है तब ये कॉन्टिन्यूअस और ये तो है ही कॉन्टिन्यूअस। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि जब इंटीजर कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस तो हमेशा ही क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा, और एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस वो हमेशा क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर क्या होगा कि ये क्वेश्चन ये फंक्शन हर इंटीजर पे तो डिसकंटिन्यूअस और इंटीजर को छोड़ के सभी पॉइंटों पे कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब देखो मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैंने इंटू कर दिया, जैसे मैंने इंटू किया यहाँ इंटू आएगा। ठीक है, अब भी बात हुई कि जब x इंटीजर दिए तब तो कॉन्टिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस ही होता है, लेकिन जब x इंटीजर है तो डिसकंटिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस, एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, तो वो हमने क्या पढ़ा था कि वो कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं भी हो सकता। अब कॉन्टिन्यूअस कब हो सकता है वो जब ये वाली कंडीशन हो तब तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा। ये कंडीशन क्या बोलती है कि जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है वो उस पर जीरो वैल्यू आए और जो डिसकंटिन्यूअस है उस पर क्या है, जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उस पर जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू और लिमिट तीनों चीज़ें क्या हो फाइनाइट हो। ठीक है, तो इसमें देखो कॉन्टिन्यूअस x इक्वल टू आई में ये जीरो कब बनेगा, ये जीरो बनेगा x इक्वल टू जीरो पे, तो इसको मैंने अब लिखा x इक्वल टू आई माइनस जीरो, और जब x इक्वल टू जीरो है, जब x इक्वल टू जीरो तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, लेकिन कितना देगा जीरो देगा, और ये लेफ्ट लिमिट तो कितनी देगा, जीरो से थोड़ा सा कम करेंगे तो -1 दे देगा, है ना, और सॉरी जीरो से थोड़ा, हाँ जीरो से थोड़ा कम किया तो -1 दिया, जीरो पे इसने जीरो दिया और जीरो पे राइट लिमिट वो भी जीरो, यानी तब जीरो इंटू ये है तो फाइनाइट, जीरो से मल्टीप्लाई होके जीरो, यानी ये इस पे क्या है कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें कौन सा पॉइंट यूज हो, इसमें पॉइंट ये वाला यूज हो। सेम टू सेम देखो मैंने एक एग्जांपल और लेता हूँ कि एक फंक्शन लिखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन 1/x। आप जानते हो ये फंक्शन तो हमेशा क्या है कॉन्टिन्यूअस, और ये डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ पर है एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, याद है ओसिलेशन आएगा इसमें, एक्स इक्वल टू 0 पे ग्राफ ऐसे ऐसे बताया था आपको, ओसिलेटरी होगा फंक्शन, यहाँ पे ओसिलेटरी लिमिट होगी -1 + 1 के बीच में ओसिलेट करेगी ऐसे। तो ये, और इसको हम केवल x इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं, बस हमें ये कहा है कि एट x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के अलावा तो ये भी कॉन्टिन्यूअस ये भी कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस। अब देखो ये डिसकॉन्टिन्यूअस हुआ ये कॉन्टिन्यूअस हुआ, ठीक, लेकिन ये डिसकॉन्टिन्यूअस है ये कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन x इक्वल टू 0 पे ये तो 0 देगा। अब ये चाहे -1 से +1 के बीच में कुछ भी दे, है ना, क्योंकि देखो साइन माइनस अगर आप इसमें पुट करोगे तो ये ओसिलेटरी लिमिट थी क्या, -1 से +1 के बीच में ऐसे ओसिलेट कर रही थी। ठीक है, कोई ना कोई तो आएगा ही, -1 से +1 के बीच में कोई ना कोई फाइनाइट क्वांटिटी तो आएगी।
है ना। अब वो 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी इसकी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और इसकी वैल्यू x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी अगर मैं इससे कहूँ x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस हो। ठीक है, इसी टाइप से और भी कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम। अब आता हूं मैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट कि एफ एक्स, पहले हमने पढ़ा दोनों कॉन्टिन्यूस, एक कॉन्टिन्यूस दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस। देखो मैंने एफ को कॉन्टिन्यूस लिया, जी को डिसकॉन्टिन्यूस लिया, तो अब ये मत कहना कि सर एक बार एफ को डिसकॉन्टिन्यूस लें और जी को कॉन्टिन्यूस लें, तो वो तो सेम ही केस बनेंगे। अब हम ले रहे हैं कि एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस एंड जी एक्स ऑल्सो डिसकॉन्टिन्यूस। इसमें एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, फिर एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसमें जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। इसमें कोई भी पार्ट हो, क्योंकि देखो चलो मैं फिर भी थोड़ा सा, इसमें हम कुछ भी नहीं बता सकते जनरली, नथिंग कैन बी सेड जनरली, यानी ऐसे फिक्स आंसर नहीं दे सकते, डिपेंड किस पे करेगा, फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि वो हो सकता है कॉन्टिन्यूस हो सकता है वो कॉन्टिन्यूस ना हो। कैसे, देखो वही एफ, ये अल्फा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, जी एक्स बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। अब जब मैं इनको ऐड करूंगा तो क्या बना, अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा 2 प्लस बीटा 2, अल्फा 3 प्लस बीटा 3। ऐड करते ही लिमिट तो ये बनेगी। अब अल्फा 1 प्लस बीटा 1 अगर 2 आता है सपोज, तो अल्फा 2 प्लस बीटा 2 भी 2 आ सकता है। कैसे भी आ सकता है, ये 7 हो जाए, ये माइनस का 5 हो जाए, तब भी 2 आ जाएगा। यानी तब केवल इस केस में जब दोनों डिसकॉन्टिन्यूस है तब हम नहीं बता सकते, कंफर्म ऐसे फिक्स नहीं बता सकते कि भाई ये होगा ही होगा, ऐसा वो डिपेंड करता है फंक्शन पे। इसलिए लिखा गया है नथिंग कैन बी सेड जनरली, यानी आप जनरल ऐसे नहीं बता सकते कि कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है, हमें उसको फाइंड करना पड़ेगा उनसे। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए, और एक फोर्थ पॉइंट कॉम्पोजिशन पे ही बात कर लेते हैं कि एफ, चलो डायरेक्ट बता देता हूँ कि एफ तो मैंने लिया, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड जी एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस। सो या चलो ऐसे नहीं, सिंपल लिखता हूँ मैं, ऐसे लिखते हैं ना एफ ओ जी एक्स, इस टाइप से। तो मैंने ऐसे लिखा सी ओ सी, यानी कॉन्टिन्यूस, फिर अंदर वाला फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस, तो ये क्या आएगा कॉन्टिन्यूस। और कॉन्टिन्यूस अंदर वाला फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस फिर अंदर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस, फिर डिसकॉन्टिन्यूस फिर डिसकॉन्टिन्यूस। इन तीनों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, नथिंग कैन बी सेड। ऐसा क्यों आ रहा है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। हम एक पर्टिकुलर अलग से पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में, काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये भी, कंपोजिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी, उसमें पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा। अब थोड़ा सा इसको रिवाइज करा दूँ, जो पढ़ा वो था क्या, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। जब दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है उनका सम, मतलब उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन चारों क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस दूसरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस, तो उनका सम और डिफरेंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या होगा, ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूस। बट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड क्या है, मे बी कॉन्टिन्यूस एंड नॉट। ठीक है, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। फिर दोनों फंक्शनों को डिसकॉन्टिन्यूस लिया, एफ भी डिसकॉन्टिन्यूस जी भी डिसकॉन्टिन्यूस, दोनों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन चारों के चारों क्या होंगे, नथिंग कैन बी सेड। कोई कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि वो डिसकॉन्टिन्यूस होंगे या फिर कॉन्टिन्यूस होंगे। फिर जब एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस और एक डिसकॉन्टिन्यूस था,
तो उसमें हमने एक पॉइंट लिखा, और वो पॉइंट क्या था, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी, उसको आप याद रखिएगा। वो ये था कि अगर जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है उसकी वैल्यू जीरो है, वैल्यू जीरो होने का मतलब उसकी दोनों लिमिट भी जीरो होगी, उसकी वैल्यू जीरो आती है किसी पॉइंट पे, और उसी पॉइंट पे जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है उसकी तीनों यानी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट फंक्शन की वैल्यू वो क्या हो, फाइनाइट हो, तीनों चीज़ें फाइनाइट हो, रियल नंबर हो, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। रीज़न क्यों, क्योंकि वो जब पहले वाला एफ वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, मल्टीप्लाई की बात हो रही है, एफ इंटू जी में जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो जीरो है, वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर सब चीज़ें राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट और वैल्यू तीनों क्या होगी, जीरो होगी, तो यानी फंक्शन क्या हुआ, उस केस में कॉन्टिन्यूस हुआ। ठीक है, और वैसे हम कुछ नहीं बता सकते उसके बारे में। तो ये मैंने आज आपको इसके थ्योरी बताई है। कल नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराऊंगा।